Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 16th December 2021. So, let's start today's discussion. The first article is about 1971 was Indira's finest year according to Sonia Gandhi. Now, अगर हम बात करें आज के दिन, तो आज के दिन इफ़ एवरीवन नोज़ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर जो था, इट वाज अ सक्सेसफुल वॉर. आज के दिन बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हो पाया था. समहाउ वी से इट इज़ बिकॉज ऑफ वन ऑफ द सपोर्ट दैट इंडिया गेव एट दैट टाइम टू बांग्लादेश, कि आज बांग्लादेश एक खुद की कंट्री है और खुद से किसी के डोमिनेंट या अपनी एक सोवरेनिटी इंजॉय करता है. सो द कांग्रेस चीफ रिकॉल्स द रिसाइलेंस ऑफ द फॉर्मर पीएम ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. तो उनका ये बोलना है, मतलब सोनिया गांधी का ये बोलना है कि इंदिरा गांधी के जो ईयर्स थे वर्किंग के, उसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अ क्रूशल अ फाइनेस्ट ईयर जो उन्होंने जिया है, या उन्होंने बीइंग अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, बीइंग द पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट काम किया है, दैट वाज द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर. और कुछ दिन से हम सुन रहे थे मैत्रिया दिवस, एंड देन हमने देखा था कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, मेक इट मोर स्टैटिक करने के लिए अलग अलग कल्चर इवेंट्स किया जा रहा था इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश में. So the 1971 Bangladesh Liberation War was an example of perfectly executed political, diplomatic and military strategy that occupies a distinctive place in the history of India. इंडिया की हिस्ट्री एज वेल एज बांग्लादेश की हिस्ट्री दोनों के लिए ही एक ये वॉर जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है. इट शोज़ दी actual power of India, actual relationship, actual planning that India can do during the time of emergency. Ms. Gandhi made this observation while delivering a keystone address of an event organized by Congress on the eve of 50th anniversary of India's victory over Pakistan in 1971 war and liberation of Bangladesh. Recalling the boldness and resilience of the former Prime Minister, Congress chief said, "It will not be an exaggeration to say that 1971 was in many ways the finest year." Starting with a massive mandate, she received the march. So, Congress President said Indira Gandhi understood the implications when brutal crackdowns in the Dhaka started and swung the actions by reaching a political party. Somehow हम बोल सकते हैं कि अगर एक आगे हम एक आर्टिकल में देखेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्या वर्स रिलेशन हुआ, किस चीज़ पे दे हैड अटाइड, रीसेंट चीज़ें क्या है, तो उसमें विल स्टडी मोर ऑफ द बांग्लादेश एंड पाकिस्तान सिचुएशन. ये आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आज के दिन लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश एंड विक्ट्री ऑफ इंडिया ओवर पाकिस्तान का चीज़ सेलिब्रेट किया जाता है. सो दिस आर्टिकल वॉज इंक्लूडेड. नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं. अगला आर्टिकल है इंडिजीनियस एफर्ट्स टू मेक UAVs क्रॉस अ माइलस्टोन. ठीक है, अब इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इंडियन डिफेंस, पार्ट ऑफ इंडियन डिफेंस बात करें या आर्मी बात करें, सो हमारा जो UAV है, मतलब एक अनमैन्ड व्हीकल जो बनाया गया है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उसकी टेस्टिंग करवाई गई थी. एंड उसकी टेस्टिंग शोड दैट इट इज़ अ सक्सेसफुल. इट द एल्टीट्यूड ऑफ 25,000 फीट्स एंड एंड्योरेंस ऑफ 10 आवर्स. तो उसकी फीचर्स बताए कि ये जो टेस्टिंग करवाई गई थी मतलब UAV का, दैट इज़ अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वो 25,000 फीट तक उड़ सकता है. एंड उसकी एंड्योरेंस जो है वो है 10 घंटे तक का एंड्योरेंस अब तक पहुंचा है. एंड इट कैन इंक्रीज ऑल्सो. सो द इंडिजीनियस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, जिसको हम मेल बोलते हैं, medium altitude long endurance unmanned aerial vehicle development program by the Defense Research and Development Organization DRDO has crossed a milestone by reaching the altitude of 25,000 feet and the endurance of 10 hours. It was stated by the Secretary of DRDO and the Chairman. Within 2 months, we will demonstrate an altitude of 30,000 and 18 hours. तो इसको और 2 मंथ के अंदर दे हैव चैलेंज कि वो लोग इसको 30,000 फीट्स तक लाएंगे और 10 की जगह 18 घंटे का एंड्योरेंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं.
It has advanced capabilities and meets the requirement of three services, all the three services: Navy, Army, or Air Force. Once the capabilities are demonstrated in 2 months, it should be ready to be handed to the services. A program for more capable HALE, high altitude long range UAV, is also in work. It technologically matches the contemporary UAVs availability, and also it is cheaper than the import ones जो हम usually दूसरे country से import करते हैं. और ये जो हमने indigenously बनाया है, this is more effective. ठीक है, it is more cheaper when it comes जो हम import करते हैं as compared to that. With some delays in the development, the Rustam 2 last year successfully flew for 8 hours and the altitude of 16,000. रुस्तम 2 क्या है वो भी हम देखेंगे. इन शॉर्ट ये जो UAV है इसको अलग अलग नाम दिया है, जिसका मेन बॉडी जो है दैट इज़ रुस्तम, एंड रुस्तम की ही वाइफर्केशन है रुस्तम 1, रुस्तम 2. ठीक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे. Firefighting suits. On Tuesday, among the several system, Defense Minister Rajnath Singh has handed to the Home Ministry over the structural firefighting suit developed by DRDO, Center of Fire, Explosive Environment, Safety, Delhi. तो उनका ये मानना था कि ये जो सूट बनाया है, ये सूट का वेट इज़ 2.8 kg सबसे पहले, और उन्होंने इसके फीचर्स बताते हुए ये बताया कि इट हैज़ अ सेवरल लेयर्स, जो कि आपकी ड्यूरेबिलिटी अगेंस्ट हीट, फ्लेम, वाटर, ये सब को रेसिस्ट कर पाए. दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि ये एक ऐसा पहला सूट बनाया गया है कंट्री की तरफ से जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मैच करता है. ठीक है, तो ये सब जो फीचर्स बताए गए थे वो हमारे सेंटर ऑफ फायर, एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी की तरफ से बताया गया था कि ये सूट जो है इट इज़ हाईली ड्यूरेबल एंड इट मैचेस दी स्टैंडर्ड्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज. तो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस, बिकॉज ऐसे सूट्स की ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है. अब थोड़ा सा जान लेते हैं रुस्तम के बारे में, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, कि क्या है रुस्तम 2, रुस्तम 1 क्या है. ओके, सो सबसे पहले चीज़ तो जो हम लोग हमेशा ये जो व्हीकल्स बनाते हैं उसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स नहीं बोल सकते हैं. टू मेक इट मोर ईजियर उसको एक नाम दिया सिंपल में, दैट इज़ रुस्तम. ठीक है, रुस्तम इज़ द नेम गिवन टू दिस अनमैन्ड व्हीकल्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल. नेक्स्ट थिंग, इसके बारे में अगर हम बात करें, एक सेकेंड. हाँ, इसमें दो रेंजेस होते हैं. एक है हमारा मीडियम, जिसको हम मेल बोलते हैं, दैट इज़ द मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, और दूसरा होता है हेल, दैट इज़ द हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस. So this unmanned aerial vehicle is an aircraft which flies without human, जिसके वजह से इसको unmanned बोला जाता है. दूसरी चीज़, इसको हम लोग नॉर्मल अगर लेन लैंग्वेज में बोले तो इसे हम ड्रोन्स बोलते हैं. इन सिंपल टर्म्स ड्रोन बोला जाता है, जो कि हमारा बेस कंट्रोलर्स और कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है. ग्राउंड स्टेशन से इट कैन ऑपरेट, और ये हर एक लेवल पे ऑपरेट होता है, डिफरेंट लेवल्स, जैसे कि रिमोटली कंट्रोल्ड होता है तो इट कैन बी ऑपरेटेड एट डिफरेंट लेवल. द अनमैन्ड एरियल व्हीकल ओरिजिनेटेड मोस्टली for the military application. However, it has been expanded the use in the scientific, recreational, then commercial, then surveillance के लिए, photography के लिए, agriculture के लिए, सभी ways में आजकल ये drone system यूज़ होता है. हमने हमेशा से देखा है. To make it more developed, drones का यूज़ सभी जगह पे होता है to have an overview of all the situations. The rise of the use of the drones has safety and security implications. ठीक है, फर्दर देयर इज़ अ इशू रिलेटेड टू, उसमें कुछ इश्यूज भी आए थे, बट अगर हम प्रॉपर बात करें, अब हम आ जाते हैं रुस्तम के ऊपर. ये ड्रोन का डेफिनेशन था या क्यों ड्रोन यूज़ किया जाता है. रुस्तम जो है वो हमारा मेल है, दैट इज़ द मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल, जो कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की वजह से उनके लिए बनाया गया है फॉर सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशन. अब दूसरी चीज़, ये जो डिराइव किया गया था वो नेशनल एरोस्पेस लैब से बनाया गया था.
ठीक है। और इनका जो नाम रुस्तम पड़ा है बिकॉज इनके ये जो प्रोजेक्ट के लीडर थे हु इज़ नो मोर, जिनका नाम था लेट प्रोफेसर रुस्तम दमानिया, तो उनके नाम पर ही इनका ये व्हीकल का नाम रखा गया है। इंडियन एयरफोर्स में रुस्तम से पहले जो अनआर्म्ड व्हीकल यूज़ होता था उसे हिरॉन बोला जाता था। सो इट हैज़ रिप्लेस द अनआर्म्ड व्हीकल हिरॉन, उसके जगह पर रुस्तम यूज़ कर रहे हैं। और करेंटली अगर रुस्तम की अगर हम बात करें तो ये वन गो में 250 किलोमीटर्स तक का एक मतलब एनिमी के टेरिटरी में एंटर कर सकता है, वहाँ के रेडार सिस्टम, सर्विलेंस और कैमरास को थ्रू चेक रखने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इसमें बताई गई है कि रुस्तम जो है ये ट्विन इंजन है, इट हैज़ ट्विन इंजन, मतलब इसकी जो फंक्शनिंग है, ड्यूरेबिलिटी इज़ लॉन्ग एज़ कंपेयर टू हीरॉन अगर मैं बात करूँ। सो इट हैज़ ड्यूरेबिलिटी मोर दैन इट, जिसकी वजह से वी से कि इट हैज़ ट्विन इंजन्स और ट्विन ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। दूसरी चीज़ अब इसके बारे में, इसमें ही वेरिएंट्स बनाए गए अलग अलग, जैसे कि जिसको हम रुस्तम अगर वन बोलूँ, रुस्तम वन जो है ये भी अनआर्म्ड व्हीकल है जिसकी ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 12 घंटे की थी, ठीक है, 12 घंटे तक का ट्रैवल कर सकते थे। फिर उसके बाद रुस्तम एच बनाया क्या, एच, ये जो रुस्तम एच है इट इज़ मोर लार्जर व्हीकल जिसकी ड्यूरेबिलिटी वॉज फॉर 24 आवर्स, और ये डिफरेंट वे में बनाया गया था पूरी तरह एज़ कम्पेयर टू रुस्तम वन। देन आया रुस्तम टू। अब ये जो रुस्तम टू आया, ये रुस्तम टू जो है अभी फ़िलहाल टेस्टिंग में चल रही है और ये एच मॉडल के बेस पे ही है। सो एच मॉडल जो है वो आई के बेस पे नहीं है, बट जो रुस्तम टू है वो एच मॉडल के बेस पे ही बनाया गया था। अब रुस्तम टू का नाम आया था, थोड़ा रुस्तम टू के बारे में भी जान लेते हैं। तो रुस्तम टू अगेन इज़ अ मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल डिज़ाइन फॉर कैरिंग आउट द सर्विलेंस। इट कैन कैरी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ पेलवर्ड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिंथेटिक रेडार एंड अवेयरनेस। इट हैज़ द ड्यूरेबिलिटी ऑफ 24 आवर, बट उसकी टेस्टिंग चल रही है अभी तक, फ़िलहाल टेस्टिंग पूरी नहीं हुई है अभी तक। और लास्ट टू लास्ट अगर हम देखेंगे इसकी जो टेस्टिंग हुई थी उसमें ये बोला गया कि ये जो टेस्ट थे इन्होंने सक्सेसफुली पास किया था, ठीक है। सो डीआरडीओ के अंदर अगर रुस्तम पे क्वेश्चन आया तो यू शुड नो रुस्तम है क्या, रुस्तम IH-2 ये सब क्या है, और अगर प्रीलिम्स या फिर मेंस के पर्सपेक्टिव्स भी अगर आप लिख रहे हो तो यू कैन राइट अबाउट इट, द माइलस्टोन दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड व्हेन इट कम्स टू डिफेंस सिस्टम्स एज अ नेशन, ठीक है। नाउ अगले आर्टिकल पे जाते हैं। जैसे हमारा लिबरेशन डे मनाया जा रहा है, उसी चीज़ पे ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट टू ओपन रेनोवेटेड हिंदू श्राइन इन बांग्लादेश। यही फ्राइडे को मिस्टर रामनाथ कोविंद जाने वाले हैं एंड दे विल इनॉग्रेट अगेन या फिर ओपनिंग करेंगे हिंदू श्राइन्स का। So, century-old temples were destroyed by Pakistan forces during the war of 1971, and in a symbolic gesture, President Ramnath Kovind will on Friday inaugurate the famous Hindu shrine that was destroyed by the Pakistan forces in 1971. Former Secretary Harshvardhan Shringla said in Dhaka on Wednesday that President Kovind held a wide-ranging discussion with the leaders of Bangladesh during the first days of the three visit, जो कि अभी recently हुआ था, and फिर on 17th December the President Ramnath Kovind will inaugurate the node Ramakali मंदिर, जो नाम है मंदिर का रामना काली मंदिर, विच वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग दैट टाइम। जो पाकिस्तान जो है अपना ऑपरेशन सर्चलाइट कर रहा था, एट दैट टाइम दे डिस्ट्रॉयड दिस टेम्पल। रामना कली बरी इज यूज टू बी अ फेमस लैंडमार्क ऑफ ढाका वेयर काली टेम्पल स्टूड फॉर सेंचुरीज। The temple and the temple complex housing many residents were targeted in 1971, and the day after beginning of the Operation Searchlight of the Pakistan Army targeted the political oppositions and religious minorities. India supported the renovation and conservation of this historic temple with the help of government of Bangladesh, and after approximately 50 years 50 साल के बाद वापस ये टेम्पल ओपन किया जाएगा, या फिर इट विल बी एक सिंबॉलिक वे में देखा जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया और बांग्लादेश की जीत हुई है। तो उस बेसिस पे ये टेम्पल को वापस से रीऑर्गेनाइज या फिर वापस रेनोवेट करके
इनॉग्रेट किया जा रहा है। ईजिंग द ट्रैवल कर्ब, और एक चीज़ बताई गई है कि मिस्टर श्रृंगला ने बोला कि ट्रैवल बाय द सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया विल बी ईजियर इन द कमिंग मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द पैंडमिक सिचुएशन। ही सेड दैट वीज़ा प्रोसीजर इन इंडियन हाई कमीशन इन ढाका हैज़ बिकम एफिशिएंट। सो ट्रैवलिंग के बेसिस को भी उन्होंने बताया कि इट विल बी ईजी फॉर फ्रॉम कमिंग नेक्स्ट 2 months. So that was about again the relations or making relations of India and Bangladesh more easier. अगले आर्टिकल पे जाते हैं। द ग्रोथ ऑफ इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट, इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट का ग्रोथ पे क्वेश्चन आया है। हाउ मच हैव द डिफेंस सेल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड इन द पास्ट 5 years? ये एक क्वेश्चन पूछा है कि कितना इंक्रीज हुआ है उनके डिफेंस सिस्टम का। सो हाँ, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द ग्रोथ। सो एक चीज़ था, अब तक स्टोरी सो फार में अगर हम बताएं तो एक डेटा एनालिटिक्स बताया है कि पहले जो है इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो था वो 1521 करोड़ रहता था। देन उसके बाद 16-17 में वो 8434 करोड़ पहुंचा। उसके बाद अभी रिसेंटली अगर हम बात करें द फिगर, सॉरी ये 2016 का डेटा है और 8000 जो अभी पहुंचा है 2020-21 में। द गवर्नमेंट हैज़ सेटअप एन एम्बिशियस टारगेट, उनका टारगेट ये है कि इस नंबर को 35,000 करोड़ तक पहुंचाना है। विच इंडियन कंपनीज आर मेजर एक्सपोर्टर्स, अगर इंडियन कंपनीज में हम देखें जो डिफेंस की एक्सपोर्टिंग करती है, रिसेंटली एक डेटा रिलीज़ किया गया था जिसमें कि हमारे टॉप 100 जो डिफेंस कंपनीज हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड उनको रैंकिंग किया गया था, जिसमें कि इंडिया के ऐसे 3 कंपनीज थे जिनकी रैंकिंग में नाम आई थी। सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एटीट्यूड, जिसको हम सिप्री बोलते हैं। अगेन सिप्री क्या है वो आपको भी पता रहना चाहिए कि कंपनीज़ की रैंकिंग की थी उन्होंने रिसेंटली, जिसमें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल, और हाँ सॉरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो यूपी में है और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल, ये तीनों को जो है टॉप 100 की लिस्ट में ये दे वर इंक्लूडेड। They are exaggerated arms sales of 6.5 million were 1.7% higher than the data's shown. दूसरी चीज़ यहाँ पे बोला, there was overall drop in India's arm import between 2011 to 16 according to the SIPRI reports, while India remained the top importers. विच इंक्लूड इन दी टॉप 25 एक्सपोर्टर्स। तो ये देखा गया है कि पहले इंडिया जो है इम्पोर्टर्स के लिस्ट में टॉप रहता था, बट धीरे धीरे इम्पोर्टर्स कम हो रहे हैं इंडिया के और एक्सपोर्टर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। व्हाट आर द बिग टिकट आइटम्स दैट इंडिया कैन एक्सपोर्ट, क्या ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडिया के डिफेंस कंपनीज या जो कंपनीज डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है वो देती है। एड्रेसिंग द इंडियन ओशनिक रीजन, Defense Minister Conclave at Aero India 2021, Mr. Rajnath Singh announced that India was ready to supply different type of missile system, helicopters, multi-purpose light transport aircraft, warship, patrol vessel, then artillery gun system, tank radar, military vehicles, then warfare systems and other weapons. उन्होंने ये बोला कि ये सब चीज़ इंडिया एक्सपोर्ट करके दे सकती है दूसरी कंट्रीज़ को, ठीक है। जिसमें उन्होंने ये भी बोला कि जियो पॉलिटिकल रियलिटी जानते हुए हमने कोशिश की, हमारी कोशिश ये है कि हमसे जो छोटे छोटे स्मॉलर नेशंस हैं उनको हम हेल्प कर पाए या उनकी डिफेंस सिस्टम को हम और अच्छा बना पाए। एक और एक चीज़ पूछा गया था यहाँ पे, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द सेंटर टू बूस्ट द डिफेंस। सो मेजर्स लिए गए हैं सिंप्लीफाइड वे में, अगर मैं बोलूँ डिफेंस ने हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 आया था, जिसमें कि अब जो है इंडिया हमेशा बात करता है स्टेट ऑफ आर्ट की, इंस्टेड ऑफ
importing the vehicles, importing the mechanisms, importing the different parts, क्यों ना हम state of art के अंदर उसको खुद से बनाएं. तो somehow we can see India is actually trying to become an indigenous country, properly indigenous way में खुद से बना के they can develop the mechanism, and that is a good thing for India. At least they are using the money for in their same way, and it is saving also as compared to importing these same mechanism from other countries. So that was about the growth of the defense एक्सपोर्ट. ठीक है, अगर कभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप पढ़ रहे हो तो यू कैन इंक्लूड दिस पॉइंट. ठीक है, सो दैट वॉज फॉर टुडे. आई थिंक सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.